हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। और पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से हम आवर्त सारणी में जो विभिन्न तत्व होते हैं, चाहे वो आवर्त हो चाहे फिर वो वर्ग हो, उनमें एक निश्चित पैटर्न पाया जाता है उनके गुणधर्मों में, ये जिसे हम कहते हैं आवर्तिता पाई जाती है, पीरियोडिसिटी पाई जाती है। तो वहां पर हमने पिछली क्लासेस में भौतिक गुणों पे जो पीरियोडिसिटी थी उसको चेक करा था। आज के टॉपिक में हम करेंगे रासायनिक गुणों में, आवर्त सारणी में जो विभिन्न तत्व हैं उनमें जो आवर्तिता पाई जाती है रासायनिक गुणों में, आज उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी का 3.7.2 और यह है रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति, यानी कि पीरियोडिक टेंडेंसी कह सकते हैं आप इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास इसका पहला टॉपिक जो आता है रासायनिक गुणधर्मों में, हम पहला टॉपिक जो ले रहे हैं वो है संयोजकता में आवर्तिता या ऑक्सीकरण अवस्थाएं, जिसे हम पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो इसमें पहला शब्द आया है संयोजकता। तो पहला सबसे पहले इसको समझेंगे, संयोजकता क्या हुआ। आपने इससे पहले पूरी पिछली कक्षाओं में यह पढ़ा होगा कि किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। और दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों में से उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको यदि घटा दिया जाए तो वह भी उसकी क्या कहलाती है, वह उसकी कहलाएगी संयोजकता कहलाएगी। इसको दोनों रूपों में से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो यदि इसको वेल डिफाइन हमें करना हो तो इस जो मैंने बोला है उसको कैसे लिखेंगे, इसको समझते हैं। मैं परिभाषा लिख रहा हूं संयोजकता की, यानी कि जैसे हम वैलेंसी कहते हैं उसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, को उसकी संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है, हम कह सकते हैं या अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को 8 से घटाकर प्राप्त संख्या को क्या कहेंगे, हम संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता की यह परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। अब परिभाषा तो मैंने लिख ली, लेकिन इस परिभाषा के 2 हिस्से हैं। पहला मैंने यहां तक कहा है कि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं, जो क्या करते हैं, बंधों का निर्माण करते हैं, जो एक हम कह सकते हैं परमाणु से या तो बाहर चले जाते हैं या फिर बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाते हैं इस कक्षा में, जिसे हम संयोजी कक्षा भी कहते हैं, अंतिम कक्षा को। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या उपस्थित है उसे हम क्या कह रहे हैं, संयोजकता कह रहे हैं। अर्थात किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। और साथ ही हम क्या कह रहे हैं, या अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉनों को 8 से घटाकर प्राप्त संख्या को संयोजकता कहते हैं। दोनों हैं। तो हम इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो ले रहे हैं, हम पहले तत्व ले लेते हैं। यहां पर हमने तत्व ले लिए। तत्व हम ले रहे हैं, यहां पर हम जिन तत्वों की चर्चा करेंगे वो केवल एस ब्लॉक के एलिमेंट ले रहे हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट ले रहे हैं। बता चुके हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट यानी कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, और पी ब्लॉक के एलिमेंट जो कि हमारा 13 से शुरू होता है 18 तक, केवल उन्हीं की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। तो कौन कौन से ले रहे हैं तत्व हमारे, जैसा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये ले लिया। सेकेंड में हम क्या ले रहे हैं, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, क्या लिख रहे हैं, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन।
इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यदि लिथियम से शुरू करा जाए तो लिथियम की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम का 2, बोरान का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7 और नियोन का कितना होता है? 8। तो अंतिम कक्षा में इनके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ये होते हैं। अब हम कहें कि जो हमने यहां पर संयोजकता की बात करी है कि अंतिम कक्षा में तो ये इलेक्ट्रॉन होगी, तो संयोजकता कितनी होगी? तो संयोजकता लिखें, संयोजकता। तो पहले परिभाषा इतने हिस्से तक, यदि हम यहां तक इस परिभाषा को 2 हिस्सों में बांट दें, यहां से पहले की एक परिभाषा, यहां से दूसरी की दूसरी परिभाषा, तो इन हिस्सों में बांटे, तब हम समझते हैं कि किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता होती है। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये हैं। तो संयोजकता क्या हो जाएगी? यही हमारी हो जाएगी। इसको लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये हो गया 7 और ये वाला हो गया 8। तो ये हमारी संयोजकता होगी। अब दूसरे हिस्से में चले। या अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को 8 से घटाकर प्राप्त संख्या को संयोजकता कहते हैं। और यह शुरुआत होती है हमारी यहां से, इस वाले से। इस नियम को इधर से आपने लागू करना है, क्योंकि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो संयोजकता कैसे निकालेंगे? आप 8 में से 8 घटाइए तो क्या आ जाएगा? 0। तो यानी कि नियोन की संयोजकता आप 0 और 8 कह सकते हैं। फिर फ्लोरीन में कितने अंतिम कक्षा में? 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 में से 7 घटाइए तो कितनी आ गई? 1 आ गई। तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 1,7। इसको 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होगी? 2,6। यहां पर चले, जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है 5, तो इसको 8 में से घटाएंगे तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 3,5। इसकी तो 4 ही आएगी। और इसकी देखा जाए तो ये 1, 2, 3। आप चाहें तो इधर से उल्टा कर सकते हैं। तो संयोजकताएं क्या क्या आ गई हमारी? मुख्य रूप से आप सामान्यतः देखेंगे तो इसकी संयोजकता 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 3, इसकी ये फिर माइनस में चली जाती है। 8 में से कमी हो रही है ना, तो इसलिए इसको कह देते हैं इसकी -3 है एक प्रकार से, इसकी -2 है, -1 है, ये 0 है। और ये जो मैं माइनस कर रहा हूं, ये मैंने 8 में से घटा करके कह रहा हूं, यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है अंतिम कक्षा को पूरी होने के लिए। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 कम है, संयोजकता 3 होगी, 2 कम है, संयोजकता -2 होगी, या 1 कम है, संयोजकता -1 होगी। इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप इनके आगे ये निशान लगाएं। ये केवल मैंने आपको 8 में बता रखा कितनी कमी है, तो 3 की कमी, इसलिए -3 कह रहा हूं। अन्यथा आप यदि कंफ्यूज हो तो इसको 3 को हटा, माइनस को हटा दीजिए, तो आपका कंफ्यूजन यहां दूर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं हम इसे। तो एक तो यह तरीका है संयोजकता ज्ञात करने का। एक दूसरा जो तरीका है वो हमारी होती है ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। तो अब समझते हैं ऑक्सीकरण अवस्था क्या हुई। तो सेकंड हमारी चीज आ रही है ऑक्सीकरण अवस्था, जिसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या हुई? प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था का अर्थ है कि जब कोई 2 तत्व आपस में मिलकर के किसी अणु का निर्माण करते हैं, तो कोई भी एक तत्व का परमाणु दूसरे के साथ जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करे या इलेक्ट्रॉन दे दे, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको यदि यह बात समझ में आ गई संयोजकता, तो संयोजकता को ही एक नए रूप में प्रदर्शित करने का तरीका ही ऑक्सीकरण संख्या है। ये दोनों एक ही चीज हैं लगभग, बस केवल बताने का तरीका आप कह सकते हैं कुछ अलग है यहां पर। तो क्या कहा मैंने कहा कोई यदि 2 तत्व आपस में संयोग करके किसी यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो किसी भी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉनों को क्या करें? साझा करें या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करें, वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी? उसकी एक ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। अब इसमें जब आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे तो पहला एक गुण आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे हम कहते हैं वैद्युत ऋणात्मकता, जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। वैद्युत ऋणात्मकता, इस गुण का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वैद्युत ऋणात्मकता का क्या गुण था? हमने पिछली क्लास में बताया था कि जब कोई 2 तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तो साझे वाला इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया।
जैसे मैं HCl की बात करूं, HCl की बात करूं तो H ने भी और क्लोरीन ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख करके इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। अब ये जो बीच में साझे वाले इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन कोशिश करेगा ये अपनी तरफ ले जाने की और हाइड्रोजन कोशिश करता है इसे अपनी तरफ खींचने की, साझे वाले इलेक्ट्रॉनों को। तो जिसके अंदर विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा थोड़ा उधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, चले जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं किसी आवर्त में, तो वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ध्यान रखेंगे, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। एग्जाम्पल में कह दूं, मैंने यही तत्व लिए थे ना, इन तत्वों की वैद्युत ऋणात्मकता लिथियम से शुरू होती है और फ्लोरीन में अधिकतम होती है। यानी कि यहां सीधे कहूं लिथियम की कम होगी और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। मैंने पहला वाला ले लिया और यहां वाला फ्लोरीन का ले लिया। इस नियॉन की बात नहीं कर रहे हम, नियॉन की तो अंतिम कक्षा पूरी है, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसको आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने लिथियम फ्लोरीन की बता दी कि बाईं तरफ की वैद्युत ऋणात्मकता कम और दाहिनी तरफ की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है किसी भी आवर्त में। ये हमने एक आवर्त लिया, इसके अगले आवर्त भी देख सकते हैं, अगले आवर्त में भी आप चेक कर सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो हमारा 17वां वर्ग होता है, जिसे हम हैलोजन तत्व कहते हैं, जिसमें कौन से आते हैं, जिसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, फिर कल बाहर आई आंटी, FCl, Br, और ये होता था ना हमारा FCl, ब्रोमीन, आयोडीन, ये फिर कल बाहर आई आंटी, एस्टेटाइन, ये इस तरीके से। तो ये जो हमारा समूह होता था इसे हम कहते थे हैलोजन तत्व। किसी भी आवर्त में जो हैलोजन तत्व होते हैं, इनकी जो आवर्तिता होती है वो वैद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर ये 17वें वर्ग में यही आते हैं। तो फिलहाल हम यहां पर बात कर रहे थे वैद्युत ऋणात्मकता की, ये हमें समझ में आ गई। अब हम समझेंगे ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, क्योंकि उसके लिए आपको ये वैद्युत ऋणात्मकता का पता होना जरूरी था। अब हम यहां पर आपकी एनसीईआरटी में जो 2 तत्वों की बात करी है, 2 यौगिकों की बात करी है, वो यौगिक हमारे आते हैं। एग्जाम्पल, एक हमारा होता है OF2 और दूसरा तत्व होता है Na2O। इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड और इसे कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। तो इन 2 तत्वों की हम ये देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या क्या होगी अलग अलग तत्वों की। इसमें 3 तत्व आए हैं, एक ऑक्सीजन आया है, एक फ्लोरीन आया है और एक सोडियम आया है। अब ये तीनों के तीनों तत्व हमारे यहां पर हैं। तो कौन कौन से, एक फ्लोरीन भी आ गया और एक हमारे पास ऑक्सीजन भी आ गया, ये देखिए ये 2 भी आ गया, और एक जो सोडियम है वो हमारे अगले आवर्त में आता है। ये आवर्त संख्या कौन सी है, 2, वो अगले तीसरे आवर्त में आता है, तीसरे आवर्त के पहले वर्ग में। तो अब हमने कहा सबसे अधिक इसमें किसकी होगी वैद्युत ऋणात्मकता। वैद्युत ऋणात्मकता की बात करी जाए तो फ्लोरीन सबसे लास्ट में है। मैंने कहा हैलोजन तत्व जो होंगे इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। उसके बाद फ्लोरीन के जस्ट बाद कौन सा है, ऑक्सीजन, तो इसकी उससे कम होगी। और सबसे कम किसकी होगी, सोडियम की, क्योंकि यह पहले वर्ग में आ रहा है। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे वर्गों की संख्या बढ़ेगी, वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती चली जाएगी। तो एक तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं ऑक्सीकरण संख्या में। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले ले रहे हैं OF2 की, OF2 की। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए आप कि हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के यहां 2 परमाणु हैं। फ्लोरीन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। मेरी बात में फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ये ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन के परमाणु जुड़े हुए हैं। आप इसको ऐसे मान लीजिए, इधर की ओर भी F आ गया और इधर की ओर भी F आ गया, ऐसे समझ लीजिए।
ये भी क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, यहां पर भी ये एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं। तो अब फ्लोरीन का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कितने इलेक्ट्रॉन का साझा, एक इलेक्ट्रॉन का साझा। कौन कर रहा है, फ्लोरीन कर रहा है, एक परमाणु की बात कर रहे हैं, इसलिए फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी। क्या लिखेंगे, F की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब आप ये देखिए, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है, इसलिए माइनस का निशान आ जाएगा। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -1 होगी। अब उसकी देख लेते, सॉरी, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। अब ऑक्सीजन की देख लेते हैं, तो लिखते हैं O का ऑक्सीकरण, O की संख्या। अब देखिए ऑक्सीजन का केवल क्या है, एक परमाणु था ना, एक परमाणु फ्लोरीन के 2 परमाणुओं के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये हम क्या क्या ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए इसके आगे माइनस आ गया। ऑक्सीजन प्लस इससे कम है तो वो आ गया +2 आ गया। तो मुझे लगता है यहां पर ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं दूसरे वाले में, Na2O में। अब यहां पर फिर से वही वाली बात आ रही है। इसकी बात करें तो क्या आ रहा है, Na2O, इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं। हम कहें ऑक्सीजन इधर आ गया, इधर मान लो एक Na आ गया, इधर भी क्या आ गया, Na आ गया। अब सामान्यतः होता क्या है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, यहां पर भी ये क्या कर रहा है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो अब बात आई कि यहां पर इस स्थिति में सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, सोडियम का एक परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो दे रहा है 1, इसलिए सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 1। तो लिखते हैं Na की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितनी आ गई, 1। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, यहां पे लिख रहा हूं O की ऑक्सीकरण संख्या बराबर, ऑक्सीजन कुल मिला के ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है ना, और वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एक ये वाला सोडियम का परमाणु दे रहा है, एक ये वाला दे रहा है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रदान प्राप्त कर रहा है, 2 प्राप्त कर रहा है। तो हम कहेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 2 होगी, ऑक्सीकरण संख्या 2। ये बात समझ में आ गई। अब एक और बात आती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। और यहां पर भी देखा जाए ऑक्सीजन और सोडियम, इन दोनों की यदि तुलना करी जाए तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सोडियम से ज्यादा है, और सोडियम वैसे भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्रदान कर रहा है, तो इसलिए इसके आगे आ जाएगा धन निशान, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्याओं को समझ सकते हैं, और यही हमारी क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था भी होती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने यह सीख लिया कि आखिर हम किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है उसे कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके परमाणु की, उस तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा, जिसे हम संयोजक कक्षा कहते हैं, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अथवा यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो हम क्या कर सकते हैं, 8 में से इन संख्याओं को घटा करके, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, तो 8 में से 5 घटाए 3, ये उसकी संयोजकता होगी। यदि अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 6 घटाया 2, तो ये उसकी संयोजकता होगी। यदि अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 8 में से 7 घटाया तो आया 1, यानी कि ये उसकी संयोजकता होगी। तो यदि आपको संयोजकता पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से किसी रासायनिक सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो यहां पर हम करेंगे चर्चा कि हाइड्राइड और ऑक्साइड कैसे बनते हैं विभिन्न तत्वों के। तो इसको देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आवर्त ले रहे हैं, मान लेते हैं मैं आवर्त ले रहा हूं, आवर्त 3 ले रहा हूं मैं।
आवर्त 3 लिया तो इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं आप जानते हैं, ये होते हैं हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और लास्ट में तो आप जानते हैं वो हमारा क्या होता है, नियोन आता है। वो तो अक्रिय गैसों की श्रेणी में आता है तो उसको यहां लिख नहीं रहे। तो ये हमारे को पता है। अब वर्गों की बात करें कि ये कौन से वर्ग हैं, ये तो हमारे, ये तो आवर्त होता है। यहां पर वर्ग की बात करें तो वर्ग कौन सा हो गया, ये हमारा पहले वर्ग के तत्व हैं, ये दूसरे वर्ग के तत्व हैं। फिर ये सीधे हम ले रहे हैं क्योंकि हमने कहा था केवल एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट लेंगे, डी और एफ की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो ये फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट हमारे शुरू होते हैं 13 से, तो ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये हमारा होता है 16वें वर्ग का, और ये हमारा होता है 17वें वर्ग का। ये तत्व होते हैं। तो आपको यह भी पता है कि इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहां पे लिख रहे हैं, सीधे संयोजकता लिख लें, संयोजकता। तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता होती है। तो पहले वर्ग की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, एल्युमिनियम में 3, 13वें वर्ग में 3 होंगे, 14वें में 4, 15वें में 5, 16वें वर्ग में 6, और क्लोरीन के होंगे 7। तो मैंने कहा ये है। अब मैंने कहा था 5 से अधिक वाले जो हैं, जो संख्याएं हैं अंतिम कक्षा में, उसको 8 में से घटा दीजिए। तो 8 में से 5 गया, कितना हो गया, 3। तो इसकी संयोजकता होगी 3 तथा 5। इसकी होगी 8 में से 6 गया, कितनी होगी, 2। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2,6। और ऐसी इसकी संयोजकता देखिए 8 में से 7 गया तो कितनी होगी, 1,7। ये हो गई। अब चाहते तो इसमें इससे पहले वाले वर्ग को भी लिख सकते थे। कौन सा वर्ग था ये, सॉरी, आवर्त, आवर्त हम दूसरे को भी लिख सकते थे। आवर्त 2 हमारा कौन सा होता है, वो होता है लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये होता है फ्लोरीन। ये हमारे होते हैं। तो जो इनकी संयोजकता है वो ही इनकी होगी, सबकी संयोजकता सेम होगी। ये जो हमारा वर्ग है, फर्स्ट वर्ग में जितने भी तत्व हैं, कौन कौन से मैंने सूत्र बताया था, हेलिना की रब से फरियाद, HLINA, RB, CS, SR, FR, वो सब की क्या होगी, संयोजकता 1 ही होगी। ये इसकी खास बात है। तो अब हमें ये तो पता चल गया। अब हम देखते हैं यदि हमें हाइड्राइड के सूत्र पता करने हो, किसके सूत्र, हाइड्राइड, तो कैसे बनेंगे। देखिए सूत्रों को बनने का एक बड़ा बेसिक सा पैटर्न है। आपको क्या करना है, मैंने कहा मान लेते हैं 2 तत्व हैं मेरे पास, एक है X, एक है Y। जो X की जो संयोजकता है वह मान लेते हैं, इसको कोई नाम दे दिया, मान लेते हैं ये A है, और Y की जो संयोजकता है वो है B। तो इन दोनों के आपस में मिलने से जो सूत्र बनेगा वो कैसे बनेगा, ये A वाला तो Y के यहां चली जाएगा, ये X, इसको मिटा रहे हैं, ये हमने लिख लिया, ये हो गया X और ये हो गया Y। तो X के ऊपर कितना था, 1 था, X के ऊपर हमारा कितना था, A था। तो ये A कहां चली जाएगा, Y के यहां चली जाएगा, तो ये हो गया A। और ये Y के कितना था, B था। ये A तथा B तत्व की संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये B इसकी संयोजकता है Y की, ये कहां चली जाएगी, X के नीचे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि हाइड्राइड जो हमने लिया है, हाइड्राइड का अर्थ हुआ कि किसी भी तत्व को हाइड्रोजन के साथ हम क्या करवा रहे हैं, क्रिया करवा रहे हैं, या किसी एक तत्व का परमाणु ले रहे हैं, उसके साथ हाइड्रोजन तत्व के परमाणु को देख रहे हैं कि वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, किस प्रकार से रासायनिक सूत्र का निर्माण करते हैं। तो हाइड्राइड के लिए आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, और हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो क्योंकि पहले ग्रुप में आता है, सामान्यतः होता तो इसका स्थान हम कहते हैं अनिर्धारित होता है, फिक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी आवर्त सारणी में इसको हम पहले वर्ग में स्थान देते हैं। तो अब हाइड्रोजन की संयोजकता है 1। अब इसकी यदि क्रिया करवाएं, सबसे पहले मैं सोडियम के साथ क्रिया करा रहा हूं, तो सोडियम के साथ मान लेते क्रिया करा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये Na की वैलेंसी 1 और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कितनी होगी, 1, दोनों की एक एक चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा NaH बन जाएगा। वैसे इनमें देखें तो जो अगला हमारा वर्ग आता है, सॉरी
आवर्त जो 4 आता है वर्ग 2 में, उसका तत्व हमारा क्या होता है, कैल्शियम भी होता है। इस वर्ग में तत्व क्या होता है, कैल्शियम। तो यदि हम आवर्त 4 में कैल्शियम को ले लें और उसके हाइड्राइड के साथ उसका हाइड्राइड यदि बनाएं तो क्या हो जाएगा, Ca कैल्शियम। इसकी संयोजकता कितनी होगी 2 और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी 1। तो क्या बन जाएगा, इससे हमारा जो सूत्र बनेगा ये बनेगा CaH2, ये बन गया। तीसरा हम यहां पर दे दें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का क्या आ जाएगा, हम यहां पर लें तो Al की संयोजकता कितनी है, 13वें वर्ग में हमने देखा संयोजकता कितनी है 3, तो ये आ गया 3। और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है 1, आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा AlH3, इस प्रकार से आ जाएगा। चौथा हम ले रहे हैं सिलिकॉन वाला, तो सिलिकॉन की यदि लें तो ये हमने ले लिया Si की संयोजकता कितनी है 4 और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है 1, तो क्या आ जाएगा ये मिलकर के बन जाएगा SiH4। ऐसे ही हम आगे की भी ले सकते हैं, आप नाइट्रोजन की ले लीजिए तो, या फास्फोरस की ले लीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा नाइट्रोजन की यदि ले लें तो मान लेते हैं ये N है और ये हमारा है हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन की देखिए 2 हैं, 15वें वर्ग की 2 संयोजकताएं हैं, एक 3 भी है और एक 5 भी है। मैं 3 ले रहा हूं मान लेते हैं, तो यहाँ 3 आ गया और हाइड्रोजन की कितनी होगी 1, तो क्या बन जाएगा NH3, जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। इसी प्रकार आप चाहें तो यहां पर भी कर सकते हैं, जैसे O के साथ लूं मैं तो क्या आ गया, यहां पर हमारा हो गया O और यहां पर हमारा क्या हो गया H। O की संयोजकता कितनी 2, हाइड्रोजन की 1, क्रॉस कर दें तो क्या आ जाएगा O2H, यानी कि O2H यानी कि जिसको हम क्या लिखते हैं H2O लिख देते हैं, इसको क्या लिखेंगे H2O। तो इसकी यहां पर चलेगी, इसकी यहां पर चलेगी, H2O बन जाएगा। वैसे यहां पर क्रिया करवाएं तो क्या आ जाएगा, हमारा हो गया F और यहां पर दूसरा हमारा क्या है H, तो क्या आ जाएगा, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा HF बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हाइड्राइडों का निर्माण कर सकते हैं। आपको संयोजकता पता होनी चाहिए दोनों तत्वों की, तो आप यौगिकों के रासायनिक सूत्रों का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो हमने हाइड्राइड की बात करी। अब ऑक्साइड बनाते हैं, तो ऑक्साइड बना रहे हैं तो क्या लिख रहा मैंने, ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, सामान्यतः हमने कहा 2 होती है। अब इसकी यदि क्रिया कराएं तो सबसे पहले सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या आ जाएगा, Na की वैलेंसी कितनी होगी 1 और ऑक्सीजन की कितनी होगी 2, तो क्या हो जाएगा Na2O, ये बन गई। दूसरे में चलें, Mg देखें, Mg की वैलेंसी कितनी है 2, या आप कैल्शियम से भी बना सकते थे। Mg की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की भी कितनी है 2, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा MgO। ध्यान रखिएगा यदि दोनों की वैलेंसी सेम हो, जैसे यहाँ Mg की भी 2 है ऑक्सीजन की भी 2 है, तो जो कॉमन चीजें उसको आप आसानी से काट सकते हैं। तो 2 से भाग दीजिए, ये भी 1 होगी ये भी 1 होगी, तो 1 1 यानी कि MgO बन गया। आप चाहते तो यहाँ CaO भी बना सकते थे, इस जैसे कैल्शियम था, हमने यहाँ पर कैल्शियम के हाइड्राइड बनाया था, तो वहां कैल्शियम का ऑक्साइड भी आप बना सकते थे। यहाँ एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में क्या आ जाएगा, जैसे एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होगी 3 और ऑक्सीजन की कितनी है 2, तो क्या आ जाएगा Al2O3। बिल्कुल यही वाला नियम लगाते चले जाना। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बाकियों के भी ऑक्साइड आसानी से बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है यहां से आपको काफी एक अच्छी, मैं कह सकता हूं यदि आपने पहले ये चीजें नहीं पढ़ी होगी तो आसानी से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि तत्वों के रासायनिक सूत्रों का, तत्वों के द्वारा हम किस प्रकार से यौगिकों के रासायनिक सूत्रों का निर्माण करते हैं। यदि 2 तत्व आपस में मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करें तो रासायनिक सूत्र क्या होगा, वो सीधे सीधे उनकी वैलेंसियों पर डिपेंड करेगा। जैसी आप वैलेंसी लेंगे उसी प्रकार से उस सूत्र का निर्माण हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये काफी आसान है, आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने रासायनिक सूत्रों का निर्माण करना सीखा कि किस प्रकार से यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाए जाते हैं। इसी के आधार पर यहां पर एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है और यह है हमारा उदाहरण 3.8। यह है उदाहरण 3.8। तो इसको देखते हैं। इसके अनुसार आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित युग्मों वाले तत्वों के संयोगों से बने यौगिकों के अणु सूत्र की प्रागुप्ति कीजिए, यानी कि उसकी प्रिडिक्शन करनी है कि वो क्या होने चाहिए। पहला है सिलिकॉन तथा ब्रोमीन, फर्स्ट में है सिलिकॉन तथा ब्रोमीन, और सेकंड हमारे को जो दे रखा है वह है एल्यूमिनियम तथा सल्फर। सेकंड में हमारे को दे दिया
एल्यूमिनियम तथा सल्फर। अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। आपको यह पता होनी चाहिए किस वर्ग में आएंगे, और कभी मान लो आप भूल भी जाओ तो आपको इसका एक परमाणु क्रमांक यदि पता हो और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि बनाना आता हो तो आप आसानी से बना पाएंगे। जैसे सिलिकॉन का संकेतांक क्या होता है, SI, परमाणु क्रमांक कितना होता है 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2 8 4, SPDF में देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। अब लास्ट में ध्यान दीजिए P2 आए, मेन बात ये वाला है। और ये 3p2 का अर्थ क्या हुआ, ये तीसरा आवर्त कौन सा है, तीसरा, क्योंकि इसको np1 है तो n यानी कि आवर्त की संख्या कितनी होगी 3, और p यदि p1 होता तो हम कहते 13वां वर्ग होता। ये p2 है इसलिए कौन सा वर्ग है, ये p2 है इसलिए कौन सा वर्ग है 14वां वर्ग। तो इसका मतलब ये कौन सा आ गया 14वां वर्ग, ये पता चल गया। ऐसे आप यदि ब्रोमीन को देखेंगे तो ब्रोमीन हम जानते हैं हेलोजन ग्रुप का तत्व है और इसका संकेतांक होता है, जैसे सिलिकॉन का हो गया SI और ये हमारा होता है 14वां वर्ग, वैसे ही ब्रोमीन होता है Br और ये हेलोजन तत्व का सदस्य है इसलिए इसका जो वर्ग होता है वो हमारा होता है 17वां वर्ग, ये हमारा है 17वां वर्ग। तो सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होगी हम जानते हैं, संयोजकता यदि यहां पर 2 है तो इसका मतलब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और यदि 4 है तो इसका अर्थ है इसकी संयोजकता होगी, संयोजकता इसकी होगी 4, यानी कि हो गया SI4, ये इसकी संयोजकता। और ब्रोमीन क्योंकि हाइड्रोजन तत्व में आता है उनकी संयोजकता सबकी 1 होती है, तो ब्रोमीन की संयोजकता कितनी होगी Br1। तो इसका यदि सूत्र बनाएं तो क्या आ जाएगा SI4 और ये आ गया Br1। इसको निशान के साथ यदि आप रखना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका माइनस होता है, इसमें आप कह सकते हैं अतिरिक्त होते हैं, क्योंकि ब्रोमीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरी करने के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जबकि सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। तो सीधे सूत्र कैसे बनेंगे, मैंने कहा था इसकी यहां गुणा कर दीजिए, इसकी यहां, तो क्या आ जाएगा SiBr। तो ये हमारा इस प्रकार से आ गया। अब हम अगला देखें एल्युमिनियम तथा सल्फर। एल्युमिनियम का क्या होता है संकेतांक Al और सल्फर का क्या होता है S। एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक होता है इसका 13 और संयोजकता होती है इसकी 3, और सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, और आप 16 यदि देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि मैं यहां अलग से निकालूं आपको समझ में आ जाएगा। सल्फर का होता है 16, ये हो जाएगा 2 8 6 1s2, ये होगा 2s2 2p6, ये होगा 3s2 और 3p4। अब 4 है तो इसका मतलब कौन सा, 13वें में p1 आता है, 14वें में p2 आता है, 15वें में p3 आता है और 16वें में क्या आता है p4। ये p4 है यानी कि 16वां वर्ग। तो 16वां वर्ग है, हम लिख सकते हैं ये हमारा कौन सा हो गया 16वां वर्ग। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप देख रहे हो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यानी कि 8 में से 6 गया कितना हो गया 2, तो इसकी संयोजकता कितनी आ गई 2, तो इसकी 3 है इसकी 2 है, तो मिला दें Al यहां पर हमारी आएगी 3 और S ये आ गई 2, तो क्या बन जाएगा Al2S3। ये हमारी क्या हो जाएगी एल्युमिनियम और सल्फर मिलकर के इस प्रकार से अणुसूत्र के यौगिक के अणुसूत्र का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से करेंगे, आप इसे नोट कीजिए फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है हमारी रासायनिक गुणधर्मों में, जो हम आवर्तितता की बात कर रहे हैं उसमें जो सेकंड टॉपिक है वह है हमारा द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुणधर्मों में असंगतता। इसका अर्थ है कि जो द्वितीय आवर्त में जितने भी तत्व हैं वो अपने वर्ग के साथ, जो उनका वर्ग है उसके साथ उनके गुणधर्मों में परफेक्टली मैचिंग नहीं होती है, यानी कि वह उनसे पूर्ण रूप से मैच नहीं करते हैं, उनमें बाकी वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ कुछ ना कुछ असंगत बातें हैं। तो कैसे इसको समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं द्वितीय आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं। तो हम लिख रहे हैं द्वितीय आवर्त यानी कि द्वितीय
आवर्त। द्वितीय आवर्त के तत्वों के देखें तो कौन सा हमारा आ जाता है, हम जानते हैं लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरान होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब द्वितीय वर्ग के तत्व हैं। और ये वर्ग द्वितीय आवर्त तो ये है, लेकिन वर्ग कौन सा है, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है। अब इनके और तत्व कौन कौन से हैं, इनके यदि और तत्वों के नाम लिखूं तो Li, ये आ गया Na, ये हो गया K, Rb, CS, Fr, ये होता है। ये हमारा होता है दूसरे वर्ग के तत्वों का। तो हमने आपको फार्मूला बताया था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो वहां से आप लिख सकते हैं। ये था हेलिना की रब से फरियाद, ये था। तो BeMg, ये हमारा द्वितीय वर्ग था। तीसरा हमारा था बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये हमने शॉर्टकट बताया था। तो ये हमारा, ये वर्ग 3 नहीं होता, बल्कि ये हमारा होता है 13वां वर्ग, ये होता है B। अगला हमारा आ गया GaInTl, ये हमारे होते हैं। तो इस हमारे स्टेटमेंट में ये है कि जो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं ये वाले, ये अपने वर्गों के साथ मैच नहीं करते। इसके वर्ग में जो गुणधर्म हैं, इस वर्ग के जो गुणधर्म होने चाहिए, लिथियम उनके साथ परफेक्टली मैच नहीं कर रहा है। वैसे बेरिलियम अपने वर्ग के, द्वितीय वर्ग के तत्वों के साथ मैच नहीं करते। वैसे बोरान अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ परफेक्टली मैच नहीं करते हैं। अब क्यों मैच नहीं करते हैं, इसके तो बहुत सारे कारण हैं, चाहे वो हम परमाणु त्रिज्या के रूप में लिखिए या परमाणु आकार के रूप में ले लिए, तो वह तो हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में उसकी चर्चा करेंगे। यहां पर आपको ध्यान दिए देना है कि ये भले ही अपने वर्ग के साथ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन यह अपने अगले, इसकी जो मैचिंग हो रही है, गुणधर्मों की मैचिंग हो रही है, वह अगले वर्ग के जो विकर्ण संबंध है, विकर्ण में जो तत्व है, उसके साथ मैच हो रहा है। इसका अर्थ है लिथियम के जो गुणधर्म है किससे मैच करते हैं, मैग्नीशियम से। वैसे बेरिलियम के गुणधर्म किससे मैच कर रहे हैं, एल्यूमिनियम से। और इसी को हम क्या कह देते हैं, विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध। बहुत बार एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप विकर्ण संबंध से क्या समझते हो, तो आपको वहां लिखना पड़ेगा कि सामान्यतः द्वितीय वर्ग के जो तत्व होते हैं वह अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ रासायनिक गुणधर्मों में उनमें समानता नहीं पाई जाती, बहुत सी चीजों में। और अपने वर्ग के तत्वों से तो समानता नहीं पाई जाती, लेकिन दूसरे वर्ग के तत्वों में जो उनके विकर्ण में जो तत्व आते हैं उनके साथ समानता पाई जाती है। जैसे लिथियम की समानता मैग्नीशियम के साथ मिल रही है, ये विकर्ण संबंध है। वैसे बेरिलियम की जो रासायनिक गुणधर्मों की जो समानता होती है वो एल्युमिनियम के साथ ज्यादा मैच करती है अपेक्षाकृत नीचे वाले तत्व। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारी होती है रासायनिक क्रियाशीलता। एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है, यह है 3.7.3, एनसीईआरटी 3.7.3, यह है रासायनिक क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, क्रियाशीलता आप समझते होंगे। क्रियाशीलता का अर्थ है कि कोई तत्व कितना अधिक क्रियाशील है। जब किसी एक तत्व के समीप में कोई दूसरा तत्व जाता है, यदि कोई तत्व उदासीन है, जैसे हम कहते हैं अक्रिय गैसों की बात करते हैं, हमारे जो अवर सारणी में 18वां वर्ग है जिसमें आते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, राडान, ये जो आते हैं ये अक्रिय गैसें हैं। ये इनके अगल बगल यदि हम कोई दूसरे तत्व डाल भी दे तो ये सामान्यतः क्रिया नहीं करते, तो इसलिए इनको कहते हैं अक्रिय। और जब आप बात करते हैं क्रियाशीलता की, तो कौन कितना अधिक क्रियाशील है कि जैसे उसके समीप में कोई दूसरा तत्व आता है तो कौन तत्व जल्दी से उससे क्रिया करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर यह गुण सबसे अधिक होगा वही अधिक क्रियाशील कहलाएगा। अब बात आती है कि कोई भी तत्व दूसरे तत्व के साथ कैसे संयोग करेगा, कैसे मिल सकता है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो वह दूसरे तत्व को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे दे, जैसे कि हम देखते हैं धातुओं की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने भीतर से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। तो या तो वो इलेक्ट्रॉन दे दे, जो धातु जितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगी हम कहेंगे वह धातु उतनी अधिक क्रियाशील है। और ठीक इसी प्रकार हम कहें कि कोई भी दूसरा, हम कहते हैं अधातु, क्योंकि अधातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो कोई भी दूसरा अधातु या कोई भी तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह उसकी क्या कहलाएगी, क्रियाशीलता। धातुओं की प्रवृत्ति होती है
इलेक्ट्रॉन त्यागने की, तो धातुओं जो हम कह सकते हैं हमारा पहला वर्ग से लेकर के जो आवर्त सारणी में आप देखेंगे 70% जो हमारे एलिमेंट है वो सारे धातु आते हैं। लास्ट के कुछ एलिमेंट हैं लगभग 20-25% के लगभग हैं वो हमारे अधातु की श्रेणी में आते हैं, और कुछ हम जानते हैं उपधातु होते हैं, मेटालॉइड्स होती हैं। तो 70% हमारी स्टार्टिंग की जो हैं वो धातुएं हैं, और वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या करती है, धन आयनों में परिवर्तित होती हैं। तो हम देखते हैं जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाईं तरफ जाते हैं, ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होते जाते हैं तथा अधात्विक गुण आते जाते हैं, अधात्विक गुण बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होंगे, जैसे हम यहां पे बात करें, ये लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इधर से इधर की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण इनके कम होंगे और अधात्विक गुण बढ़ते चले जाएंगे। और क्लोरीन पे जाकर के वो क्या होते हैं, अधात्विक गुण मैक्सिमम पहुंच जाते हैं, अधिकतम हो जाते हैं। तो बाएं से दाएं चलेंगे तो धात्विक गुण कम, अधात्विक गुण ज्यादा होंगे, पहली बात। और इसी बेस में हम कह सकते हैं कि हमने आपको एक चीज और बताई थी जिसको हमने कहा था आयनन एंथैल्पी के बारे में बताया था। हमने कहा था आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी भी बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। आयनन एंथैल्पी भी बच्चों बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, ये मैंने आपको बात बताई थी। और एक हमने बताई थी इलेक्ट्रॉन लब्धि, उसके बारे में बताई थी, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, उसके बारे में चर्चा करी थी हमने। इलेक्ट्रॉन लब्धि बताया था कि कौन सा तत्व कितना अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए हम कह सकते हैं तैयार रहता है। और हमने देखी थी जो लास्ट वाले हमारे तत्व होते थे, जो हमारे हैलोजन परिवार के तत्व होते थे, जो कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे क्या होते थे, हैलोजन परिवार के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या होती थी, काफी ज्यादा होती थी। तो इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। अब बात यहां पर हमारी आती है रासायनिक क्रियाशीलता की। तो क्रियाशीलता को समझिए, हमारे जो बाहिनी तरफ होता है, यानी कि आवर्त सारणी में सबसे बाईं तरफ, आवर्त सारणी में यहां पे लिख लेते हैं, आवर्त सारणी में बाईं तरफ क्रियाशील धातुएं होती हैं, बाईं तरफ क्रियाशील धातुएं होती हैं। और वहीं आवर्त सारणी में दाईं तरफ कौन से, हैलोजन परिवार के सदस्य, दाईं तरफ क्रियाशील अधातुएं होती हैं, क्रियाशील अधातुएं होती हैं दाईं तरफ। और बीच के जो तत्व होते हैं न तो इतने अधिक हम कह सकते हैं इतने अधिक क्रियाशील नहीं होते, क्योंकि वह न तो एकदम कह सकते हैं बाएं छोर में पड़ते हैं, न दाएं छोर में पड़ते हैं, बीच में पड़ते हैं। तो इनमें दोनों के गुणधर्म क्या होते हैं, बीच बीच के आते हैं। तो ये इतने अधिक क्रियाशील नहीं होते जितने की वर्ग फर्स्ट, वर्ग सेकंड, वर्ग थर्ड के तत्व हैं, और उधर की ओर 16वें और 17वें वर्ग के जो हमारे तत्व हैं वो अधिक क्रियाशील है। अब कैसे क्रियाशील है, यदि हम बात करें उसकी, सोडियम की बात करें, तो यदि सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, जैसे Na है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो यह बनाता है Na2O, सोडियम का ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार यह तो हमारा कौन सा है, धातु है, ध्यान रखिएगा। यह हमारा कौन से वर्ग में आता है, फर्स्ट वर्ग में। तो इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है इस वर्ग के तत्वों की। इसी प्रकार अंतिम की बात करें धातुओं की, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन की यदि ऑक्सीजन के साथ यदि मिलेगा तो यह बनाता है Cl2O7। भाई सूत्र बनाने का तो तरीका वही है ना, क्लोरीन की संयोजकता 1 भी होती है, 7 भी होती है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। तो यदि 7 लें क्लोरीन के तो 7 इधर चले गया और ऑक्सीजन का 2 इधर चले गया, तो ये हमारा अणुसूत्र का निर्माण हो गया। तो ये हमारा हैलोजन परिवार का सदस्य हो गया, और ये हमारे फर्स्ट वर्ग का सदस्य हो गया। ये हमारी क्या है, धातुएं, ये हमारी क्या है, अधातुएं। तो
पहले दूसरे तीसरा वर्ग और लास्ट में 16वां 17वां वर्ग ये बहुत अधिक क्रियाशील हैं। और बीच वाले जो तत्व हैं वो हमारे क्या है, इन दोनों के गुणधर्म मिले जुले रहते हैं बीच में, वो इतने अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं। अब बीच के कौन से तत्व है, तो बीच में लिखते हैं, बीच में कहें जैसे हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, Al2O3। तो ये वाला जो हमारा है ये हमारी होती है क्षारीय, ये हमारा क्षारीय बनते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, जो लास्ट वाले हैलोजन परिवार बनाते हैं ये बनाते हैं अम्लीय। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारकों का निर्माण बनाती हैं, क्षार बनाती हैं, और जबकि हम कहते हैं ऑक्सीजन हैलोजन परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के अम्लों का निर्माण करती है, अम्ल तैयार करती है। और जो बीच के हमारे ये हैं, यह न तो अत्यधिक इसमें क्षारकता का गुण आता है और न इनमें कोई अम्लों का गुण आता है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये बीच में है, तो न क्षार है न अम्ल है, तो ये हमारे क्या बनते हैं, ये हमारे होते हैं उदासीन। ये हमारे क्या है, उदासीन। अब ये उदासीन जब अम्लों के साथ के सामने आते हैं तो क्षारकों की भांति व्यवहार करते हैं, और यही जब क्षार तत्वों के साथ आते हैं, क्षारकों के साथ आते हैं, तो वहां पर अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गए ना। ये अम्लों के सामने जाएंगे तो क्षार की भांति व्यवहार करेंगे, और क्षारों के सामने जाएंगे तो अम्लों की भांति व्यवहार करेंगे। कौन से, बीच वाले। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यही हमारी है रासायनिक क्रियाशीलता। तो आपको पता होना चाहिए रासायनिक क्रियाशीलता में कि स्टार्टिंग के जो हमारे वर्ग हैं, पहले दूसरे तीसरे वर्ग, पहला दूसरा वर्ग, और लास्ट के जो वर्ग हैं यानी कि 16वां 17वां वर्ग, ये दोनों बहुत अधिक क्रियाशील हैं। पहले में धातुएं और लास्ट में हमारी होती है अधातुएं। और जो बीच के हमारे तत्व हैं वो न तो अत्यधिक हम कह सकते हैं धात्विक गुण रखते हैं, न अधात्विक गुण रखते हैं, तो उनकी क्रियाशीलता भी काफी कम होती है। तो वो जब धातुओं के द्वारा जो क्षारों का निर्माण किया जा रहा है तो उनके साथ आते हैं तो वो क्या करते हैं, अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं, और यदि वह किसके साथ जाएं, अधातुओं के सामने जाएं, तो वो क्षारों की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये बात मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर की यहाँ थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें केवल 2 एग्जाम्पल हैं, वो 2 एग्जाम्पल हम और देखते हैं, उनसे आपको ये फंडे और क्लियर होंगे। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे के 2 एग्जाम्पल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को जो इन टॉपिकों से रिलेटेड थे। पहला है 3.9 एग्जाम्पल, जो कि इस प्रकार है, क्या एल्युमिनियम के यौगिक AlClH2O का होल हम कह सकते हैं 5 और इसकी है 2+ में एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था तथा सहसंयोजकता समान है। हमें ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, ऑक्सीकरण संख्या, और दूसरी सहसंयोजकता, सहसंयोजकता। और तत्व कौन सा हमारे को दे दिया, ये दे दिया Al, ये है ClH2O का 5, और यहां पर हमको दे दिया +2। तो इसमें बताना है, तो कैसे बताएंगे ये समझिए। सबसे पहले है ऑक्सीकरण संख्या, किसकी, एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, और साथ ही एल्युमिनियम की ही ये कह रहा है, एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था तथा सहसंयोजकता समान है। ऑक्सीकरण संख्या के ये या ऑक्सीकरण अवस्था के, ये दोनों की बात है। तो हमने कहा एल्युमिनियम की हम ऑक्सीकरण संख्या जानते हैं। ऑक्सीकरण संख्या जो हमने कहा था संयोजकता ही होती है, वो एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है +3, ये हमारी होती है, या आप कह सकते हैं 3 होती है। तो ये हमें पता तो है, आप चाहें तो यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे, इसे समझिए। जब कोई भी हमारे पास कोई भी इस प्रकार से कोई सूत्र दिया हो, रासायनिक सूत्र, यदि वो पूरा का पूरा उदासीन होता है तो उसकी सारी संयोजकताओं का जो योग होता है वो 0 के बराबर होता है। और हम कह सकते हैं कि यदि वह 0 के बराबर नहीं है, यानी कि उसमें कहीं कोई आवेश है, तो जितना आवेश होता है उसी के बराबर लिख लेते हैं, जैसे कि यहां पर +2 लिखा हुआ है इधर की ओर। तो इसका अर्थ है कि Al और इस पूरे के पूरा हमारा जो ब्लॉक है, इन दो सबकी संयोजकताओं का जो योग होगा वह किसके बराबर होगा, हमारा +2 के बराबर होगा। अब मैंने कहा संयोजकता ही तो ऑक्सीकरण संख्या है, और वो एल्युमिनियम की पूछ रहा है। मैंने कहा हमको पता तो है +3 है, लेकिन मैं मान लूं मुझे नहीं पता,
कोई ऐसा तत्व आ गया जिसका मुझे पता ही नहीं है कि उसकी संयोजकता कितनी होती है, तो कैसे ज्ञात करूंगा? मान लेते हैं इस Al की जो संयोजकता है वो मान लेते हैं मैंने x ले ली, तो Al की संयोजकता क्या हो गई, यहां से ले रहे हैं, इसकी संयोजकता होगी x प्लस। अब इन सब की संयोजकता को जोड़िए, तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, -1, इस क्लोरीन की क्या है, -1, तो ये आ गया -1। अब ये है H2O, ये हमारी है, ये H2O है, ये जल है, ये एक प्रकार से उदासीन है, तो उदासीन है तो H2O की संयोजकता कितनी है, 0, तो इसका कितना है, 5 गुना है। यदि मान लो ये उदासीन न होता H2O, इसकी संयोजकता +1 होती, तो वो बाहर 5 होने से वो 5 गुनी हो जाती, 5 हो जाती। तो यहां पर इसकी संयोजकता कितनी है, 0, और ये कितनी 5, तो 0 के 5 में गुणा करेंगे 5 ही आ जाएगा, तो यानी कि प्लस क्या आ गया, 0। और इन सब का योग किसके बराबर है, यदि पूरा उदासीन होता, कोई घात न होती तो 0 होता, लेकिन यहां कितना है, +2 है, तो मैंने क्या लिख लिया, +2। अब आप निकाल लीजिए x क्या हो जाएगा, x ये हो जाएगा -1 बराबर +2, तो x बराबर -1 इधर हो गया, तो +2 +1 यानी कि x बराबर 3, यानी कि एल्युमिनियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। वो हमने को ऐसे भी पता था और हमने चाहा तो इसे सूत्र से भी ज्ञात कर लिया। तो एक ये बात समझ में आई होगी। दूसरा इन्होंने कहा सहसंयोजकता बतानी है। सहसंयोजकता सीधे देखिए एल्युमिनियम के साथ ये बाकी कितने परमाणु या अणु संयुक्त हो रहे हैं, आपको ये संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए ये क्या है, हमने दोबारा से लिख लेते हैं, ये है Al, यहां है Cl, ये है H2O का होल 5, और यहां पर हमारा कितना आ गया, +2। तो अब एल्युमिनियम तो अलग है, इसके साथ कितने अणु या परमाणु जोड़ रहे हैं, तो क्लोरीन का तो 1 हो गया, ये कितना हो गया 1, और H2O के कितने हैं यहां पर 5, इसका है 1, इसके हैं 5, तो कितना हो गया 1 + 5 यानी कि 6। इसलिए सहसंयोजकता एल्युमिनियम की कितनी हो गई, ये हो गई 6। तो हम देख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या है 3 और सहसंयोजकता कितनी है, 6, दोनों समान नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। एनसीईआरटी में जो अगला एग्जांपल दिया है इस टॉपिक से रिलेटेड वह हमारा है 3.10, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार जल से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दर्शाइए कि Na2O एवं क्षारीय Na2O एक क्षारीय एवं Cl2O7 एक अम्लीय ऑक्साइड है। जल से क्रिया करके बताना है आपको, क्या बताना है, Na2O क्या है, क्षारीय, और दूसरा है Cl2O7 क्या है, अम्लीय। तो किस प्रकार से बताएंगे, देखिए क्षारीय और अम्लीय को आप ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी जैसे जल में जब हम किसी चीज को घोलते हैं तो सामान्यतः वो क्या होता है, आयनों में विभक्त हो जाता है। यदि वो आयन बनाए OH आयन तो समझ लीजिए वो क्या है, क्षार है, और यदि केवल H आयन का निर्माण हो तो वो क्या होगा, हमारा अम्ल होगा। तो क्या मैंने आपको बताया, यदि OH आयन बनाए तो ये क्या बनते हैं, क्षार को प्रदर्शित करते हैं, और यदि केवल H आयन बने तो ये हमारे किसको प्रदर्शित करते हैं, अम्ल को प्रदर्शित करते हैं। तो जल से क्रिया करवा देते हैं, तो हमने कहा सीधे करवाते हैं, Na2O + H2O से क्या बनेगा, ये बनेगा NaOH, ये बनता है हमारा। और यदि इसको संतुलित करें तो केवल यहां पर 2 लगा लीजिए, तो ये संतुलित होगी। अब आप देखिए ये NaOH है, जब जल में डालेंगे तो Na अलग हो जाएगा और OH क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो क्योंकि यहां OH अलग हो जाएगा इसलिए ये क्या है, एक क्षार है, ये हमारा क्या होगा, क्षार होगा। इसमें आ जाए Cl2O7, इसमें Cl2O7 इसकी हमने कहा H2O से क्रिया करवाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा होता है HClO4 बनता है। और संतुलित करें तो संतुलित आप जानते हैं, क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन के यहाँ 8 हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो सीधे 2 लगा दिया, आपकी पूरी हो गई। और इसमें आप देखिए तो इससे जो उत्पन्न होता है वो H आयन बनता है। जब जल में इसे घोलते हैं तो देखिए OH नहीं बन रहा है, कहीं पर OH नहीं बनेगा, क्या बनेगा, H बनेगा, H आयन बनेगा। तो जब H आयन बनेगा तो इसमें कैसे गुण है, अम्लीय गुण है, अम्लीय। और इसमें OH बन रहा था जल में घोल करके, तो हम क्या कह सकते हैं, क्षारीय गुण है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है जो आज हमने जो भी कुछ पढ़ा वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।